जोहार नमस्कार। आपने मां देखा था IVN24 आसाम नोटिस सच अन्याय के हर खबर से जुड़ल रहे खातिर, दिन भर के हर खबर से अपडेट रहे खातिर हमारे यूट्यूब चैनल के लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। लेकिन इसके साथ में आपने देखा होगा कि गुवाहाटी में भी एम्स का जो है इतना, कभी आपको जाना का सौभाग्य हो तो वैसे तो कहते हैं हॉस्पिटल जाना नहीं चाहिए, परंतु कभी जरूरत पड़े तो अगर जाना पड़ेगा तो आपको जरूर उसका अनुभव करना चाहिए कि इतना सुंदर कैंपस। मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली में भी इतना सुंदर कैंपस बना नहीं है जैसा एम्स का यहाँ गुवाहाटी के अंदर बना है। तो कभी आपको उधर जाना हो तो मुझे लगता है कि जरूर देखना चाहिए। और हम वहां पर गए थे तो डॉक्टरों से भी हमारी बातचीत थी, बहुत सुंदर व्यवस्था के साथ में, एक दिल्ली तक जाने की किसी को जरूरत नहीं है, वहाँ इलाज की पर्याप्त व्यवस्था है। और आपने यहाँ भी देखा होगा जिस जगह पर हम बैठे हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गया, कैंसर कॉलेज बनने की स्थिति में है। और हमारे यहाँ पर पंचायत परिषद के जो मेंबर हैं उनके 26 है, 26 की 26 जगह खेल के मैदानों को बनने का हमने काम को पूरा किया है, ताकि आने वाला जो भविष्य है उसको खेल के माध्यम से किसी प्रकार के कोई कठिनाई ना हो। और आप ये अनुभव करेंगे कि देश की 65 साल की आजादी के बाद देश के हर जगह पर बिजली का प्रबंध हो जाए, ये एक ऐसा मुद्दा था जिस मुद्दे को लेकर हर जगह पर सरकार को पहुंचना चाहिए था। परंतु देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कहा था कि कोई गांव 5 वर्षों में ऐसा नहीं रहेगा जिसमें बिजली ना पहुंचे। और मैं आज आपके माध्यम से अभिनंदन करता हूं कि उनका जो शब्द निकला था, उन्होंने संपूर्ण देश के अंदर बिजली पहुंचाने का काम किया और धीरे धीरे करके 24 घंटे बिजली आ जाए, इसका प्रबंध जैसे ऊर्जा के माध्यम से, लेकिन सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरे देश में अनेक प्रकार की योजनाओं को लेकर सरकार चल रही है। मुझे लगता है कि पहले कोयले के साथ में हमारा जो गैस के साथ में अनेक प्रकार की चीजें और जुड़ी थी, परंतु आज सरकार सौर ऊर्जा के माध्यम से इन सब चीजों को बनाने का काम कर रही है। और कुछ दिनों में 24 घंटे पूरे देश में बिजली का प्रबंध हो, वो सरकार इस प्रकार से। और आपने ये अनुभव किया होगा कि देश में चारों तरफ कहीं भी आप जाते होंगे तो सड़कों का निर्माण जगह जगह पर, कहीं 4 लेन है, कभी 6 लेन है, कभी 8 है, और फ्लाईओवरों को किस प्रकार से। और आसाम में तो अद्भुत काम है। गुवाहाटी में जाएंगे तो कुछ समय के बाद आपको ये अनुभव आएगा कि जिस ट्रैफिक के कारण से आपको 2 घंटे 3 घंटे कहीं ठहरना पड़ जाता था, तो आप अनुभव करेंगे कि आपको जहां से चले, जिस प्रकार से आज गुवाहाटी से लेकर यहाँ तक पहुंचने में 3 साढ़े 3 घंटे लगते हैं, उसी प्रकार से वहां पर भी आपको कहीं पर भी पत्ती का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको कहीं पर ट्रैफिक जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस समय के पश्चात इस प्रकार का होगा। लेकिन मैं बधाई देता हूँ असम के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी को, और उनसे पहले हमारे जो आज केंद्र के मंत्री हैं, वो 5 साल उनका कार्यकाल रहा, 2 साल का कार्यकाल इनका रहा है। और 2 साल के कार्यकाल में, 5 साल के कार्यकाल में मुझे लगता है देश का ये पहला राज्य है जिसने केवल 7 साल के अंदर एम्स का बनना, मेडिकल कॉलेजों का बनना, हॉस्पिटलों का बनना, एजुकेशन के हब बनना, उसके साथ साथ में 23,500 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण इसी स्टेट में अगर हुआ है, वो सौभाग्यशाली हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी के माध्यम से चारों तरफ जहां सड़कों का निर्माण के साथ साथ में उसको व्यवस्था उसकी की जा रही है, उसी प्रकार से केंद्र की सरकार के माध्यम से पूरा नॉर्थ ईस्ट में, यानी पूरे देश में रेलवे का किस प्रकार से जाल को बढ़ाया जाए, हर जगह रेलवे के माध्यम से हमारी पहुंच हो जाए। इसके साथ साथ में आपने देखा होगा कि 70 सालों में जितने एयरपोर्ट देश में थे, बड़े नहीं थे, उससे कई गुना यानी 2 गुना से ज्यादा एयरपोर्ट इस 9 सालों में बनकर तैयार हुए हैं। और मुझे लगता है कि बहुत लंबा समय तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपके यहाँ से भी एयरपोर्ट से उड़ान का आवागमन हो जाएगा और भरोसा के साथ में
इसको हम कह सकते हैं कि कुछ समय के बाद यहाँ से भी एयरपोर्ट हमारा बनकर तैयार होगा, यहाँ से आवागमन पूरे देश का कर सकेंगे। और कुछ समय के बाद तो इंटरनेशनल वाला भी पक्ष ऐसा है कि सिलचर में उस प्रकार की योजना चल रही है, बाकी जगह चल रही है, तो यहाँ भी हमारा जिस प्रकार मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री बार बार आकर इनकी चिंता करते, तो इसके कारण से उसमें होगा। अभी आपने अनुभव किया होगा कि सरकार किस प्रकार से काम करती है। पहले सरकार काम करती थी कि इंटरव्यू होता था, इंटरव्यू के साथ में फिर जो ना दूसरी चीजें होती, तीसरी होती थी, परंतु आज नौकरियों में भी पारदर्शिता है। अभी आपने उस हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी 1 लाख से के आसपास जो है ना हमारे उन मित्रों को, हमारे उसमें लड़कियां हैं और हमारे जो नौजवान साथी हैं, बहनें हैं, नौजवान साथी हैं, उनको एक साथ प्रमाणिकता के साथ में पारदर्शिता के आधार पर सरकारी नौकरियों में उनको, और सरकारी नौकरी के साथ साथ में व्यवसाय के तरीके से लोगों को रोजगार का साधन जुट जाए। इसके साथ में आपने अनुभव किया होगा कि अभी हमारे मुख्यमंत्री जी बोल कर गए कि 10,000 से लेकर 50,000 तक का बैंकों का जो लोग काम करना चाहते हैं उनकी सुविधा के अनुसार उनको बैंक का लोन, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री ऋण योजना में भी इसी प्रकार की हमारे गरीब से जो आर्थिक दृष्टि जो कमजोर हमारे परिवार है वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए और बैंक उनके साथ में सीधा लेन देन करे। और जिस समय बैंक की जब बात आती थी तो शुरू में जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर ऐसे व्यक्ति का खाता खुलना चाहिए जिसका अब तक बैंक में कभी आवागमन नहीं हुआ, 44 करोड़ से ज्यादा उसमें खाते खोले गए, तो विरोधियों ने कहा कि खाते तो खुल गए, उसके बाद क्या होगा। परंतु आपने अनुभव किया होगा कि किसान निधि का पैसा उनके पास में आज बिना बिचौलिए के पास में सीधा उनके खाते में जाता है और पेंशन का पैसा उनके साथ में जाता है। उज्ज्वला योजना का जो हमारा जो गैस का कनेक्शन दिया गया है उसकी सब्सिडी का पैसा उनके पास में जाता है। जो प्रधानमंत्री की योजना के तहत जो शौचालय बनाए जा रहे हैं उनका पैसा उनको, यानी कुल मिलाकर जो है जो सरकार के जो कदम उठे, प्रधानमंत्री जी की जो दूरदृष्टता है उसमें से बिचौलियों का किसी प्रकार से जो आतंक रहता था उसको साफ सुथरी सीधी नीति के आधार के ऊपर उनके खातों में उनकी जो आवाज आ रही है उनके खाते में सीधा उनका पैसा पहुंच जाए, ये सरकार का जो एक ऐसी व्यवस्था करने का काम किया जो 65 साल के उस काल से जो चीजें चल रही थी उनको तोड़कर सीधा आर्थिक दृष्टि से जो उनको उनका अधिकार है उनकी तरफ पहुंचने का काम सरकार के माध्यम से किया है। बाकी मैं आपको सुरक्षा के माध्यम से कहता हूं और स्वदेशी के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आज देश के अंदर 9 वर्षों में सब चीजों को मंगवाया जाता है, यानी हमारे आर्मी जितना भी हमारा आर्मी का जो सामान है, हमारे सैनिकों का वो है, वो छोटी से छोटी चीजों से लेकर बड़ी बड़ी चीजों को भी हमें विदेशों की तरफ देखना पड़ता था। परंतु इन 9 वर्षों में हमने जहाँ सीमाओं को सुरक्षित किया है और सीमाओं को सुरक्षित के साथ साथ में जो पड़ोसी देश अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं खड़ी करते थे उनका अगर आज उदाहरण अगर आप देखें, जब उन्होंने इस प्रकार की हरकत करने की कोशिश की, हमने सीमा पार करने में कोई संकोच नहीं किया। हमने वहां जाकर हमारे शहीदों सैनिकों का बदला लेने का काम भारतीय हमारे सैनिकों हमारी आर्मी ने किया और हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं उसकी देख रेख जिस प्रकार से वो चल रहे हैं उसका सीधा प्रसारण उन्होंने अपने आंखों से देखा। और उसके साथ में जब हम आर्थिक दृष्टि से 5वें नंबर पर खड़े हैं, ब्रिटेन को पीछे करके खड़े हैं, दूसरी तरफ अगर देखेंगे पड़ोसी देश कल तक जो आंखें दिखाता था आज आप अनुभव करेंगे वो कटोरा लेकर दुनिया के सामने घूम रहा है और हालात इस प्रकार की हो गई है कि उसको कोई उसका सहायता उसकी सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन भारत जहाँ स्वदेशी के आधार के ऊपर पनडुब्बी से लेकर हवाई जहाज से लेकर हेलीकॉप्टर तक, हेलीकॉप्टर से लेकर जो हमारी सेना में काम आने वाली जो चीजें हैं उन सब चीजों को, समुद्री हमारी सुरक्षा को लेकर हमने सब चीजों का निर्माण करने का जो काम है
वो हमारे स्वदेशी, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे जो जिसको हम कहते हैं कि जो इंजीनियर्स हैं, उन सब के माध्यम से उन सारे कामों को करने के लिए हम देश के सामने उस प्रकार का एक, जिस प्रकार से हमने कहा कि केवल दुनिया के से सामान मंगवाया जाता था, भारत सब जगह निर्यात करने के साथ साथ में हम कई बार अपने देश के बारे में अनेक प्रकार की गौरव गाथाएं की चर्चा करते हैं समय समय पर, परंतु आप इन 9 वर्षों में अनुभव करेंगे कि जहाँ तिरंगा का सम्मान पूरे देश के अंदर, अभी 15 अगस्त को भी आपने अनुभव किया कि हमने हर घर के ऊपर हमने तिरंगा लगाया, लेकिन ये तिरंगा जो है ना केवल भारत में नहीं है, आज दुनिया के देशों में जब यूक्रेन का और रशिया का जो युद्ध चल रहा है, उस समय पूरे दुनिया के जो छात्र छात्राएं या व्यवसायी, तो वहां पर किसी कैसे युद्ध से निकला जाए, किस प्रकार से सुरक्षित पहुंचा जाए, भारत पहला देश था जिसने दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से बात की। और मैं गर्व से इस बात को कह सकता हूं कि जिसके हाथ में भी तिरंगा था, देश के दुनिया के किसी भी देश के नौजवान के हाथ में था, वो सुरक्षित अपने देश में पहुंचा। अगर इस प्रकार की हमारे देश के बारे में जो हमारी जो पहचान है, हमारी जो ताकत है, हमारे जो तिरंगा के जो सम्मान करते हैं, पूरे दुनिया ने इस प्रकार का उसको किया, उसका परिणाम भी आपने अनुभव किया होगा। और मित्रों, मैं बहुत सी चीजों को अगर मैं चर्चा करना चाहूँ तो बहुत सी चीजों की मैं चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि जैसे हमारी राज्य सरकार ने अनेक प्रकार की योजनाओं के माध्यम, जैसे हमारी कुछ महिलाएं हैं जिनकी जो शादी नहीं करती या उसे विधवा हो जाती है, अरुणोदय के माध्यम से उनका 1250 रुपए उनके घर तक पहुंचते हैं और उनके सीधे खाते में पहुंचते हैं। मुझे लगता है थोड़ा कुछ और थोड़ा उसको बढ़ाने का काम सरकार सोच रही है। ऐसे बहुत सी योजनाओं को एक एक की अगर मैं चर्चा करूंगा तो मैं बोलता रहूंगा, आपको भी समय लगेगा, परंतु मेरा भरोसा और मेरा विश्वास ये जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जिसको प्रारंभ से उन्होंने कहा कि छोटी चीजों को स्वच्छ भारत, यानी उस समय किसी को लगा स्वच्छ भारत का ये क्या है, आज हम देखते हैं पूरे देश में, यानी आपके साथ अगर आपका छोटा बच्चा बैठा हो और आप गाड़ी से कुछ कचरा फेंकना चाहते हो तो आपके ध्यान में आए या ना आए, लेकिन छोटे बच्चे को जरूर ध्यान में आता है कि नहीं पापा यहाँ नहीं, कहीं दूसरी तरह का आता है। ये पूरे देश में है। और आपने रेलवे के बारे में चारों तरफ से इस प्रकार से रेलवे के माध्यम से पूरे देश में और नॉर्थ ईस्ट में, मुझे लगता है मिजोरम में भी शायद अगले वर्ष 2023 तक, मणिपुर में उसमें सब जगह हमारी रेलवे का काम हो जाएगा और एयरपोर्ट का भी काम लगातार आगे बढ़ रहा है। और ऐसी इन 9 वर्षों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से और आयुष्मान भारत के साथ साथ में जो जन औषधि का जो पक्ष है, अभी शायद उसका इतना प्रचार नहीं हुआ, परंतु जो 400 रुपए की 500 रुपए की जो मेडिसिन आती थी वो 30 रुपए में 40 रुपए में सामान्य को मिल जाती है और वो वही काम करती है जो एक महंगी दवाई करती है। ये ताकि कोई बीमारी के कारण से, महंगी दवाई के कारण से कोई ऐसा ना हो कि वो दुकान तक पहुंच ना पाए और मेडिसिन को ले ना पाए। एक छोटे से छोटे चीजों के पक्ष को सोचकर प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि जिस प्रकार से काम कर रही है, आने वाले समय में ऐसे भी लोग उनको कहते हैं, अगर आप वो अभी ऑस्ट्रेलिया गए तो उन्होंने कहा कि आप हमारे बॉस हैं, ये कोई साधारण बात नहीं, अभिमान है हम लोग। दूसरे देश के हमारे जो उस प्रकार के रहते तो वो सब आज भारत की तरफ देख रहे हैं। मेरा आशा ही पूर्ण भरोसा है कि भारत जिस प्रकार से मजबूती के साथ आगे कदम बढ़ा रहे हैं, आने वाले समय में भारत की तस्वीर दुनिया के सब देशों से मजबूत होगी। भरोसे और विश्वास के साथ में इन 9 वर्षों में जिस प्रकार से काम हुआ है, उसके दृष्टिकोण से आज सब आप लोगों को, मित्रों को हमने आपके समक्ष कुछ विषय आपको बुलाकर बताने की बात थी, तो हमने रखे। हमारे बीच में हमारे सांसद साहब बैठे हैं, फिर भी कोई चीज आप लोगों को पूछना है, तो ध्यान में करना है, तो आपको सादर आमंत्रित है।
परंतु आप जो सरकार काम कर रही है उस सरकार के माध्यम से जो योजनाएं चल रही है और उस योजनाओं का लाभ सीधा जो लोगों को मिल रहे हैं वो आपके माध्यम से भी लोगों के पास में पहुंचे, इसी विश्वास के साथ आपसे मिलने का था। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोला है आप लोग का जो हम लोग का गवर्नमेंट ने जो किया वो तो हम लोग सुन लिया, लेकिन महंगाई का बारे में आप लोग क्या बोलेगा? और जो एम्स हुआ, मेडिकल कॉलेज ठीक है सब हो गया, लेकिन जो जीवनदायिनी जो मेडिसिन है उस मेडिसिन का प्राइस 10% मंथली बढ़ा जाता है, उसी का बारे में आप लोग क्या बोलेंगे? प्राइस राइज भी प्रॉब्लम है। हार्ड देखिए, आप केवल अगर एक पक्ष के बारे में विचार करेंगे, आपको इस कोरोना के कारण से पूरे दुनिया का हम लोगों को अर्थव्यवस्था के बारे में विचार करना पड़ेगा। ये दुनिया के देशों में जो अपने आप को विकासशील देश कहते थे, अमेरिका की स्थिति कैसी है, बाकी देशों की स्थिति कैसी है, उसका जब आकलन करेंगे तो भारत कहां पर खड़ा होगा? भारत अपनी चीजों को लेकर और जो महंगाई को उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ में रोका। इसके कारण से कुछ चीजों को हम लोगों को यह विचार करना पड़ेगा कि दुनिया के देशों के साथ साथ में उन देशों में महंगाई की किस गति से बढ़ी है और हम आकर किस प्रकार से उस महंगाई को रोकना। एक आपने जनऔषधि के बारे में जो बात कही है, देखिए क्या है कि धीरे धीरे करके इस योजना को वो अच्छी मजबूती के साथ में फलीभूत हो, बाकी सब चीजें हो। जिस बात को आपने संकेत किया है उसका एक कुछ ऐसा होता है, कुछ मेडिसिन जो महंगी होंगी, बहुत महंगी होंगी, वो जब मार्केट में आती है उसका थोड़ा कीमत आप लोगों को लगता है उस कीमत के आधार पर नहीं है, परंतु अगर कुल मिलाकर देखेंगे कि ये एक ऐसा सरकार का पक्ष है जो सामान्य जीवन में जीने वाला व्यक्ति उस तक आसानी से पहुंच कर पाए। और आपने बात कही है, फिर भी अगर इसमें से कुछ चीजें होंगी तो उसकी चर्चा भी कर लेंगे, परंतु जहाँ तक महंगाई का बाकी चीजों का है तो आपको आकलन करना है, तो दुनिया का करियर उसके आकलन के हिसाब किताब से भारत की स्थिति कैसी है तो एकदम आपको ध्यान में आएगा कि भारत कितने मजबूती के साथ उस महंगाई को रोके हुए। और मेरे तरफ से एक मिनट 2014 में जब बीजेपी का गवर्नमेंट आया था, सब देशवासी ने, हम लोग सब लोग ने आप लोग को वोट दिया है। उस टाइम में एक आप लोग का जो मैनिफेस्टो है वहां पे भी था हर साल 1 करोड़ अनएम्प्लॉयड को एम्प्लॉयमेंट देगा। अभी तक तो 9 करोड़ होने को सही, वो तो हुआ नहीं, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? इसमें देखिए क्या है कि अगर केवल एक ही पक्ष को देखेंगे, सरकारी नौकरियों में कितने लोग गए, एक पक्ष ही है। अगर पूरे देश में देखेंगे कि लोगों में अपने रोजगार के माध्यम से अपने पैरों पर लोग कितने खड़े हुए और उस रोजगार के कारण से उन लोगों ने कितने लोगों को अपने परिवार के साथ में आर्थिक दृष्टि से काम करने के लिए अपने यहाँ पर रखा है, इनका सबका अगर आप आकलन करेंगे तो इसमें से आपको और मुझे ये ध्यान में आएगा कि प्रधानमंत्री ऋण योजना के माध्यम से कितने ही परिवारों ने कल परसों सिलसिले में तो मुझे दो लोग ऐसे मिले जो प्रधानमंत्री ऋण योजना के माध्यम से, जिनको उन्होंने, एक ने हार्डवेयर का काम किया हुआ था, एक ने फैक्ट्री लगाई। उन्होंने कहा कि हमने जो है ना 12 लोगों को, 15 लोगों को काम किया। अब अगर इनको सबको हम एक उसमें लेकर आएंगे, रोजगार के पक्ष में लेकर आएंगे, और एक है कि भी 1 लाख लोगों को, जैसे मान लिया 1 लाख लोगों को यहाँ सरकारी नौकरी मिली, तो दोनों पक्षों को आपको जोड़ना पड़ेगा। अब मेडिकली आप देखिए ना, मेडिकली तो जो मेडिकली चीजें हैं उनको अगर आप देखेंगे तो कितने मेडिकल कॉलेज थे पहले और कितने बच्चे पढ़ते थे, कितने का एडमिशन होता था। अब सांसद साहब यहाँ बैठे और ज्यादा बारीकी से बता सकते हैं। अब 880 नए सीटों को बढ़ाकर नए हमारे डॉक्टर्स जो है ना लोगों का आगे चलकर इलाज कर पाएंगे। अब ये पढ़ाई पूरी करने के बाद जाएंगे तो रोजगार के साधन के साथ हो जाएंगे ना। तो ये केवल एक ही पक्ष ना सोचते हैं, उस पक्ष को जो है ना अगर मतलब बड़े उसमें हिस्से में सोचेंगे तो आपको लगेगा कि 9 वर्षों में रोजगार के साधन भी और
ये सब कोरोना जैसी समस्याओं से देश और दुनिया जूझती रही है। उसके बाद भी अब आप एक बताइए, आप मैं थोड़ा कोई लंबा विषय नहीं कहना। अब नल जल योजना है, अब जब जल योजना है तो एक आदमी तो करता है, पूरे देश में हजारों लोग लगे होंगे जो कोई उसकी पानी निकलने का वो बनाता होगा, कोई सोपुर वाला हिस्सा बनाता होगा, कोई पाइप वाला हिस्सा बनाता होगा, कोई लगाने वाला हिस्सा बनाता होगा। अरे भाई इतनी प्रकार की अब रेलवे का जाल बिछाया जा रहा है तो एक ही मशीन काम थोड़ी करती है, हजारों लोग उसमें काम करते हैं, लाखों लोग उसमें काम करते हैं। एयरपोर्टों का निर्माण है, उसमें हजारों लोग काम करते हैं। अगर हवाई जहाज बढ़ेगी तो उसमें काम करने वाला ही बढ़ेगा, उसको ठीक करने वाला ही बढ़ेगा, उसको रखरखाव वाला ही बढ़ेगा। यह सारे पक्ष अगर आप देखेंगे तो मैं गर्व से ये बात कह सकता हूँ कि जो वादा हमने 9 वर्ष पहले किया था उसको पर खरा उतरने का जो हमारा काम है वो बहुत ही एक भरोसे और विश्वास के साथ है। पवन जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे पवन जी, मैं एक पूछना चाह रहा हूँ, एक मिनट मैं पहले पूछ लूँ। पवन जी सुनिए, आपने जो बोला है 9 साल पहले जो वादा किया है हर एक पूरा करते जा रहे हैं, लेकिन जबकि हमारा ये कार्बन और नॉर्थ कचहरी ये दोनों डिस्ट्रिक्ट का एक ही मैम है ऑटोनॉमस स्टेट आर्टिकल 244, और ये वादा राजनाथ सिंह जी ने दोमुका में आके वादा देके गया है, हम लोग बीजेपी को जिताओ और आप लोग का ये ऑटोनॉमस स्टेट हम लोग वहां में चर्चा करेगा और आप लोग को मिलेगा। ये आज 9 साल पूरा हो गया, लेकिन आज तक असेंबली में ना पार्लियामेंट में आज तक चर्चा नहीं हुआ। इसके बारे में आप क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि आपने जिसका नाम लिया हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है और आज रक्षा मंत्री है, आपने जो बात कही है तो मुझे ध्यान में आ गया, उससे बात करके क्या विषय है। मेरा एक सवाल है कि कार्बी आंगलों में एक समय बहुत एक संतराफड़ी चलता था और अभी सबके साथ केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, उन लोगों के इसमें बातचीत भी हो चुकी है और एमओएस भी हो चुके हैं। ये एमओएस कब इम्प्लीमेंट होंगे? नमस्कार সকলোকে। আজি এই প্ৰেছ কনফাৰেন্সত উপস্থিত মোৰ শ্ৰদ্ধা সাংবাদিক বন্ধুসকল, যেহেতু ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ তথা গণতন্ত্ৰ দেশত যেহেতু আপোনালোক চতুৰ্থ স্তম্ভ, গতিকে দেশ নিৰ্মাণত আপোনালোকৰ কৰ্তব্য আৰু দায়িত্ব আছে বুলি মই ভাবোঁ। আৰু 9 বছৰ কালত যিটো আমাৰ মোদীজীৰ নেতৃত্বত যি পৰিৱৰ্তন আনিলে, হয় মানুহৰ সমস্যা যোৱা সিন্স ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হ'ল তেতিয়াৰ পৰা 70 বছৰলৈকে কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখা নাই। তাৰমানে নেতৃত্বৰ অভাৱত বুলি মই কওঁ। কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদী 2014 পৰা আজিলৈকে যিটো 9 বছৰ ভৰি দিলে, গতিকে ইয়াত আমি চাব লাগিব আমাৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা তেতিয়া কি আছিল আৰু আজি কি, এই কথা আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব। যিকোনো ৰাষ্ট্ৰ যদি অৰ্থনৈতিক অৱস্থাত যদি শক্তিশালী নহয়, সেই ৰাষ্ট্ৰ শক্তিশালী হ'ব নোৱাৰে। গতিকে আজি গোটেই বিশ্বত গম পালে যে ইট ইজ এ ব্ৰাইট ষ্টাৰ, যিটো ভাৰতৰ যিটো ইকনমিক গ্ৰোথ আৰু ভাৰতৰ জিডিপি 7.2% যে গ্ৰোথ, ইট ইজ এ সাৰপ্ৰাইজিং এভৰিবডি। গোটেই বিশ্বত এইটো সাৰপ্ৰাইজ কৰিলে। আজিৰ দিনত ফাইনেন্সিয়েল 2023 আমাৰ জিডিপি গ্ৰোথ হৈছে 7.2। ঠিক তেনেকৈ এট প্ৰেজেন্ট আমাৰ ইকনমিক পজিশন কত 3.3 ট্ৰিলিয়ন ডলাৰ। গতিকে আমি অৰ্থনৈতিক দিশৰ পৰা চাব লাগিব। গতিকে মই ভাবো যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যিটো নেতৃত্ব দিছে, যে সেলফ ৰিলায়েন্স আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত দিশলৈ আমি গৈ আছো। আৰু ইয়াৰ লগতে চাব লাগিব যিটো মানে ৰিজনেলৰ বহুতো ৰাজনৈতিক সমস্যা, যিহেতু আমাৰ ৰহান ডাঙৰীয়া ক'লে, আমাৰ এজি ডাঙৰীয়া ক'লে যে অট'নমাছ ষ্টেট বিষয়ে আপোনালোকে কি চিন্তা কৰে। গতিকে এই বিষয়ত মই সাংসদ হিচাপে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ
হ'ল কেণ্ডিডেট হ'ল মোক যিহেতু ভাৰত কাৰ্যালয় আৰু ৱেষ্ট কাৰ্যালয় আৰু ডিমাচা ৰাইজে মোক বুজিছে গতিকে এই বিষয়ে মই পাৰ্লিয়ামেণ্টত উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে লাষ্ট ছেছনলৈকে মই এই বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰাইভেট মেম্বাৰ বিলো মই ব্যৱস্থা মানে এইটো তৈয়াৰ কৰা হৈছে মই প্ৰস্তাৱটো দিম আৰু আমাৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ইয়াত কোনো ক'বলগীয়া নাই যিহেতু ৰাজ্যিক সমিতি ফালৰ পৰা এদিন আমি গুৱাহাটীত বহি তেতিয়া আমাৰ বৰ্তমান সন্মানীয় মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস তেখেত আছিলে সভাপতি অসম প্ৰদেশৰ গতিকে তেখেতৰ লগত গোটেই দিন আলোচনা কৰিলোঁ যে পাৰ্টীৰ ফালৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ফালৰ ইয়াত কোনো ধৰাই নাই বুলি তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰি দিয়া হ'ল গতিকে আমাৰ এই যিটো ৰাজনৈতিক দাবী এইটো আমি দাবী কৰি থাকিম আৰু আমাৰ বিশ্বাস আছে যে আৰ্টিকল 244 যিহেতু ভাৰতৰ ভিতৰত আছে এইটো এদিন নহয় এদিন পাব আমাৰ বিশ্বাস আছে আৰু বিশেষকৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ওপৰত যিহেতু মোদী সেইটো মুমকিন হে বুলি কয় এতিয়া চাওক আপোনালোকে ভাৰতৰ সংবিধানত সিন্স স্বাধীন পোৱাৰ পিছত যে আৰ্টিকল 370 কথাটো যে যোৱা 70 বছৰে কোনো এটা চৰকাৰ কোনো এজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়ে মানে হাতত ল'বলৈ কোনে সাহস কৰা নাছিল কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদী 2014 পৰা যেতিয়া দেশখন চম্ভালিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু 2019ত দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল তেতিয়া আৰ্টিকল 370 যে কাশ্মীৰ জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা হটাই দিয়া হ'ল 35 হটাই দিয়া হ'ল গতিকে এতিয়া সেই পৰিৱৰ্তনটো চাওক যে আজি জম্মু কাশ্মীৰৰ তাত ইকনমিক গ্ৰোথ হৈছে 14.64% আৰু চাওক এই আৰ্টিকল 370 শেষ হোৱাৰ পিছত তাত টুৰিষ্ট ফুটফল কিমান এতিয়া 1.88 crore গতিকে চাওক তাত মানে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ তাৰমানে শান্তি ঘূৰি আহিছে এটা শান্তি ঘূৰি অহাৰ কাৰণে এতিয়া G20 নিচিনা সামিট জম্মু কাশ্মীৰত হ'ব পাৰিছে গতিকে ইয়াততো সাফল্য কিবা থাকিব পাৰে নাই কোনেতো ভবা নাছিলে জম্মু কাশ্মীৰটো দূৰৰ পৰা আৰু ভাৰতৰ কেপিটেল দিল্লীটোতো সুৰক্ষিত নহয় মানুহে ক'ৰবাত যদি বাইচেলে হওক বা এনি পাব্লিক প্লেচ কিবা যদি মালিক নথকা না বস্তু যদি ক'ৰবাত পৰি থাকে ইট মে বি বম এইটো বম হ'ব পাৰে চুব নালাগে বুলি কয় কিন্তু এই পৰিস্থিতিটো আজি নাই গতিকে এইবোৰে আমি চাব লাগিব ঠিক তেনেকৈ আমাৰ এমঅএছ যিটো চাইন কৰা হৈ গ'ল এইটো বিশেষকৈ আমাৰ এইটো এটা 6 শিডিউল বিষয় গতিকে যে এইটো এমঅএছটো যিটো চাইন কৰা হ'ল এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান ক্লজ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কিছুমান ৰাজ্যৰ লগত জড়িত হৈছে যেনেকৈ লেণ্ড যিটো কিবাটো অথৰিটি আমাৰ মেঘালয়ত আছে তাত কাউন্সিল আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ মাজত অমিল হৈ আছে গতিকে 6 শিডিউল যদি কিবা এটা বিল যদি হয় তেনেহ'লে অকল কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ কাৰণে নহয় গোটেই য'ত 6 শিডিউল আছে গোটেই মানে বস্তুটো প্ৰভাৱ পৰিব গতিকে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে আৰু মই আশা কৰিছোঁ অতি সোনকালে एमओएस जो चुक्ति स्वाक्षर करा हुआ है इम्प्लीमेंट होगा। थैंक यू धन्यवाद। मैं शर्मा जी से और एक सवाल पूछना चाहता हूँ। शर्मा जी, आप ऑटोनोमस पे देने के पक्ष में है या नहीं? आपके केंद्र सरकार को आप क्या बताएंगे? इसमें क्या जाएंगे? हमारे सांसद जी हैं जो मेरा सवाल आपसे था और मैं बोल चुका हूँ जो मैंने उनको बताया वही सेम मेरी बात। सवाल इनके लिए हमारा है सब कारण क्या है मैं बोल रहा है ये भारतीय आपने जो कहा है तो उसको मैंने कहा है, मैं उस पर स्टैंड करता हूँ बात को। जो विषय है उस विषय पर जो उन्होंने कहा है जोहार नमस्कार। आपने मन देख रहा था IBN 24 आसाम नोटिस। सच्चा अन्याय के हर खबर से जुड़ल रहे खातिर हमारा YouTube चैनल के लाइक कमेंट शेयर करें।